अब हम देखते हैं लोको पायलट का निजी सामान। लोको पायलट का निजी सामान क्या क्या होता है, कौन कौन सा सामान उसको ले जाना होता है। तो सबसे पहले लोको पायलट को सामान्य व सहायक नियम की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी उसके पास में होनी चाहिए। सामान्य व सहायक नियम की जो भी सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी दी गई है वो नया वाला उसके पास में होना चाहिए। दूसरा, उसके पास में दुर्घटना नियमावली होनी चाहिए, दुर्घटना नियमावली। तीसरा, उसके पास में WTT यानी कार्य संचालन समय सारणी है वो उसके पास में होना चाहिए। चौथा, उसके पास में संरक्षा पत्रक होना चाहिए, संरक्षा पत्रक। पांचवा, उसके पास में पटाखे डेटोनेटर 10 पटाखे होने चाहिए बचाव के लिए, पटाखे 10। और छठवा, उसके पास में निजी सामान में क्या होना चाहिए, डंडे पर लगी 2 लाल और 1 हरी बत्ती, हरी झंडी होनी चाहिए। 2 लाल और 1 हरी, तो 2 लाल और 1 हरी झंडी है डंडे पर लगी होनी चाहिए। सातवां, उसके पास में LED आधारित फ्रेशर ट्राई कलर हेड सिग्नल लैंप होने चाहिए, LED आधारित फ्लैशर ट्राई कलर का यानी लाल ग्रीन जो उसमें दिखाता है, तो LED आधारित फ्लैशर ट्राई कलर हेड सिग्नल लैंप होना चाहिए। लोको पायलट की जो मेमो बुक है वो होनी चाहिए T245B, ये उसकी मेमो बुक है वो उसके पास में होनी चाहिए। ACP रीसेटिंग चाबी एयर ब्रेक कोचेज के लिए, एयर ब्रेक कोचेज के लिए ACP रीसेटिंग चाबी होनी चाहिए। ACP रीसेटिंग की किसके लिए काम में जाती है, अगर ACP होती है ACP तो वहाँ पर एयर ब्रेक कोचेज में ACP रीसेट है, ACP रीसेटिंग की से ही की जाती है। हेडलाइट और कैब लाइट का बल्ब होना चाहिए अतिरिक्त, हेडलाइट व कैब लाइट के लिए बल्ब होना चाहिए। 11वां सामान है उसके पास में कि ट्रेवल शूटिंग गाइड डीजल लोको पायलट के लिए और ट्रेवल शूटिंग डायरेक्टरी ऑपरेटिंग मैनुअल AC लोको पायलट के लिए। ट्रेवल शूटिंग गाइड है, ट्रेवल शूटिंग गाइड, ट्रेवल शूटिंग गाइड है वो डीजल लोको पायलट के लिए होनी चाहिए। और होता है एक ट्रेवल शूटिंग डायरेक्टरी, ट्रेवल शूटिंग डायरेक्टरी या ऑपरेटिंग मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, ट्रेवल शूटिंग डायरेक्टरी ऑपरेटिंग मैनुअल है ये AC लोको पायलट के लिए होनी चाहिए। जो AC चला रहा है उसके पास में ट्रेवल शूटिंग डायरेक्टरी ऑपरेटिंग मैनुअल होना चाहिए। और ट्रेवल शूटिंग गाइड है ओनली डीजल लोको पायलट के लिए होना चाहिए। स्पीड कैलकुलेटर अगर हमें विशिष्ट अनुदेशों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो स्पीड कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर। 13वां है कि लाइट वेट कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टेलीफोन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में काम करने वाले लोको पायलट के लिए, अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में काम कर रहा है लोको पायलट तो उसके पास में लाइट वेट कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टेलीफोन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टेलीफोन। तो हम कह सकते हैं लाइट वेट कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टेलीफोन है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में काम करने वाले लोको पायलट के लिए होना चाहिए। अगला पॉइंट है घड़ी चश्मे की 2 जोड़ी यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई है, घड़ी होनी चाहिए। चश्मे अगर डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए गए हैं तो चश्मे की 2 जोड़ी होनी चाहिए, तो उसे भी हमें साथ रखना है, चश्मे की 2 जोड़ी। 15वां पॉइंट है, 15वां जो सामान है वो है 2 अग्निशामक यंत्र DC व AC इंजन पर प्रत्येक कैब में 2 अग्निशामक यंत्र होने चाहिए, प्रत्येक कैब में, प्रत्येक कैब में 2 अग्निशामक
अग्निशामक यंत्र डीसी व एसी इंजन पर होने चाहिए। इनके अलावा ईएफटी, पीएफटी, मोबाइल रेडियो सेट, 4 वुडन गेजेज। इसके अलावा क्या होना चाहिए? ईएफटी, पीएफटी, मोबाइल रेडियो सेट, मोबाइल रेडियो सेट, 4 वुडन गेजेज, एक अतिरिक्त हॉस पाइप, एक एडिशनल हॉस पाइप है, एडिशनल हॉस पाइप, 4 है वुडन गेजेज होना चाहिए। एक अतिरिक्त फीड और ब्रेक पाइप भी इंजन पर रखा जाएगा। लोको फोरमैन या शेड के इंचार्ज द्वारा लोको पायलट के निजी सामान की जांच 3 महीने में एक बार की जाएगी। फिर हम देखते हैं सहायक लोको पायलट के सामान क्या है। एएलपी के सामान। तो एएलपी के सामान की बात करें, एएलपी के पास क्या क्या सामान होना चाहिए? प्रत्येक सहायक लोको पायलट के साथ गाड़ी पर कार्य करते समय हैंडी बैग में होने चाहिए कौन कौन से सामान हैं? एक तो एलईडी आधारित फ्लैशर ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप है। तो एलईडी आधारित फ्लैशर ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप है। फ्लैशर ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप है। हैंड सिग्नल लैंप है। दूसरा है डंडे में लगी 2 लाल झंडी और 1 हरी झंडी होनी चाहिए। तीसरा है WTT यानी कि कार्य संचालन समय सारणी भी उसके पास होनी चाहिए। WTT कार्य संचालन समय सारणी। अब देखते हैं हम लोको पायलट के द्वारा गाड़ी की जांच। क्या क्या जांच है लोको पायलट करेगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे लोको पायलट द्वारा गाड़ी की जांच। तो लोको पायलट द्वारा गाड़ी की जांच है यात्रा आरंभ करने से पहले और मार्ग में शंटिंग के बाद में लोको पायलट क्या क्या चीज़ सुरक्षित करेगा, क्या क्या चीज़ें वो सुनिश्चित करेगा, क्या क्या चीज़ की वो जांच करेगा। पहले तो वो जांच करेगा कि इंजन उसका ठीक से कार्य कर रहा है। दूसरा, इंजन और गाड़ी के बीच का कपलिंग, तो वो कपलिंग चेक करेगा। इंजन और गाड़ी के बीच में जो कपलिंग की गई है वो सही से की गई है, कपलिंग समुचित रूप से कस दिया गया है, वो ये चेक करेगा। तीसरा, वो चेक करेगा नियम के अनुसार हेडलाइट मार्कर लाइट अच्छी हालत में है, आवश्यकता के समय वे तेज़ रोशनी देती हैं। तो वो क्या करेगा? हेडलाइट व मार्कर लाइट, हेडलाइट व मार्कर लाइट अच्छी हालत में है और आवश्यकता के समय वे तेज़ रोशनी देती हैं, वो ये चेक करेगा। जब लोको के काम से इंजन को गाड़ी से काटकर अलग करना पड़े, मान लीजिए लोको के काम से इंजन को गाड़ी से काट करके अलग करना पड़े, तो सहायक लोको पायलट इंजन को गाड़ी से अलग करेगा। तो उस समय कौन गाड़ी से अलग करेगा? एएलपी अलग करेगा। मान लीजिए जब लोको के काम से इंजन को गाड़ी से काटकर अलग करना पड़े, तो सहायक लोको पायलट इंजन को गाड़ी से अलग करेगा। फिर हम देखें कि इंजन चलाने से पूर्व लोको पायलट और शंटर को स्वयं इस बात की अवश्य तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति इंजन के नीचे कार्य नहीं कर रहा है तथा इंजन चलाने से पांचवा पॉइंट है हमारे पास में, जैसे कि इंजन चलाने से पूर्व
लोको पायलट और शंटर स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि कोई भी व्यक्ति है इंजन के नीचे कार्य नहीं कर रहा है। इंजन के नीचे कोई भी व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा है। इंजन चलाने से कोई व्यक्ति चोटिल नहीं होगा। इस बात की सुनिश्चिति है दोनों लोको पायलट, और अगर शंटर है शंटिंग के समय तो वो स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेंगे। लोको पायलट अपनी गाड़ी को रनिंग लाइन पर तभी ले जाएगा जब उसने अपने सब नियंत्रण, पावर और ब्रेक यंत्रों की अगर जांच कर ली है। तो वो रनिंग लाइन पर गाड़ी को तभी ले जाएगा लोको पायलट जब उसने सारे नियंत्रण, पावर, ब्रेक यंत्रों की जांच कर ली है, उन्हें सही हालात में पाया हो और उसके पास में आवश्यक जो BPC है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा वह विशेष अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण और जांच का भी काम करेगा। 7वां पॉइंट है कि लोको पायलट इंजन का चार्ज लेने और मार्ग में शंटिंग करने के पश्चात प्रथम ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट गाड़ी की ब्रेक शक्ति का जांच करेगा। यानी गाड़ी के ब्रेक पावर की उसे जांच कर लेनी है। अगर वो इंजन का चार्ज ले रहा है तो पहले ही ब्लॉक सेक्शन में उसे ब्रेक पावर की जांच कर लेनी है, और अगर शंटिंग की है मार्ग में कहीं तो शंटिंग के पश्चात में पहले ही ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट को गाड़ी की ब्रेक पावर की जांच कर लेनी है। 8वां पॉइंट है एयर ब्रेक गाड़ियों में सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजन से लेकर के अंतिम वाहन तक एयर प्रेशर, एयर ब्रेक गाड़ी में एयर प्रेशर, तो एयर ब्रेक गाड़ियों में सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजन से लेकर के अंतिम वाहन तक एयर प्रेशर की निरंतरता हो। नेक्स्ट हम देखें लोको पायलट के द्वारा एक अथवा बहु यूनिटों की जांच। किस तरीके से की जाएगी? लोको पायलट के द्वारा एक अथवा बहु यूनिटों की जांच, यानी कपलिंग की गई है तो उनकी जांच किस तरीके से की जाएगी। एक या बहु यूनिटों को आपस में अथवा एक यूनिट को सवारी डिब्बों को जोड़ते समय लोको पायलट यह देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी के विद्युत कपलिंग समुचित रूप से जोड़े गए हैं। पहले तो वो देखेगा सभी की जो विद्युत कपलिंग है, वो विद्युत कपलिंग है, सभी की विद्युत कपलिंग सही से समुचित रूप से जोड़ दिए गए हैं, तथा कार्यभार लेते समय सुनिश्चित करेगा, जब भी वो कार्यभार लेगा तो कार्यभार लेते समय सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण गाड़ी के नियंत्रण व ब्रेक समुचित एवं निर्धारित रूप से कार्य कर रहे हैं। जब भी वह गाड़ी का कार्यभार लेगा तो वो यह देखेगा कि सभी गाड़ी, जो पूरी गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर जितने भी नियंत्रण हैं वो सही से काम कर रहे हैं, ब्रेक है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, समुचित रूप से काम कर रहे हैं और निर्धारित रूप से काम कर रहे हैं, वो ये चेक करेगा। फिर हम देखते हैं गाड़ी को रवाना करना तथा रोकना। जब गाड़ी को रवाना करना है और रोकना हो तो क्या करेगा? गाड़ी को रवाना करना तथा रोकना। तो पहला काम है यहाँ पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सावधानी से बिना झटका दिए चलाएगा और रोकेगा। यानी लोको पायलट जब गाड़ी को चलाएगा तो बिना झटके के गाड़ी को रवाना करेगा, बिना झटके के गाड़ी को चलाएगा। लोको पायलट गाड़ी रोकने में गार्ड पर सहायता के लिए निर्भर नहीं रहेगा। तो लोको पायलट है यहाँ पर गार्ड पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी लोको पायलट गाड़ी रोकने में गार्ड पर सहायता के लिए निर्भर नहीं रहेगा, यानी गार्ड सहायता करेगा तभी गाड़ी रोकी जाए।
ऐसा लोको पायलट नहीं सोचेगा। तो लोको पायलट गाड़ी रोकने में गार्ड पर सहायता के लिए निर्भर नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट हम देखें कि उन स्टेशनों पर जहां गाड़ियों की लंबाई घुमाव के कारण गार्ड तथा लोको पायलट के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करना संभव न हो, यानी ऐसे स्टेशन, ऐसे घुमाव जहां पर उन स्टेशनों पर जहां पर गाड़ियों की लंबाई और घुमाव के कारण, एक तो गाड़ी की लंबाई ज़्यादा है और घुमाव भी है वहाँ पर, तो ऐसे स्टेशन जहाँ पर गाड़ियों की लंबाई और घुमाव के कारण गार्ड तथा लोको पायलट के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करना संभव न हो, तब गार्ड यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल ऑफ कर दिए गए हैं, मान लीजिए गार्ड यह सुनिश्चित कर लेता है, तब गार्ड यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल हैं वो ऑफ कर दिए गए हैं, वॉकी टॉकी के द्वारा लोको पायलट को गाड़ी रवाना करने के लिए कहेगा और लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा पावती दिए जाने पर लगातार सिग्नल प्रदर्शित करता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे स्टेशन जहाँ पर घुमाव हो और लंबी हमारी गाड़ी है जिसकी वजह से सिग्नलों का हम आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर क्या करेगा, ऐसी जगह पर जब गार्ड को ये पता चल जाता है या गार्ड यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसकी गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल को ऑफ कर दिया गया है, तब वॉकी टॉकी के द्वारा गार्ड लोको पायलट को गाड़ी रवाना करने के लिए कहेगा और लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा जब ये पावती मिल जाती है कि हमारी गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल ऑफ कर दिए गए हैं, गार्ड साहब ने भी बोला है कि गाड़ी को रवाना किया जाए, तो ये दोनों यानी कि सहायक लोको पायलट और इधर गार्ड लगातार सिग्नल प्रदर्शित करता रहेगा। चौथा पॉइंट है कि लोको पायलट को गाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। लोको पायलट है वो गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी पर उसको पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे वे गाड़ियों को रोक सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर, रोक सिग्नल पर या इंजीनियरिंग रोक संकेतक पर जैसा आवश्यक हो रोक सके। यानी रोक सिग्नल आता है, रोक सिग्नल ऑन स्थिति में आता है तो वहाँ पर गाड़ियों को रोक सके। इस तरीके से लोको पायलट को गाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि गाड़ियों को रोक सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर या रोक सिग्नल पर या फिर इंजीनियरिंग रोक संकेतक पर जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही गाड़ी को रोका जा सके। पांचवा क्या करना है, लोको पायलट सावधानी रखेंगे कि उसकी गाड़ियां स्टॉप बोर्ड हो या प्रस्थान सिग्नल हो या गाड़ी रुकने के निश्चित स्थान से आगे न निकल जाए। तो यहाँ पर आगे नहीं निकलनी चाहिए, आगे नहीं निकलना, तो लोको पायलट है इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात में सावधानी रखेंगे कि जो गाड़ी स्टॉप बोर्ड लगे गए हैं, जैसे इंजन स्टॉप बोर्ड लगा रहता है या प्रस्थान सिग्नल लगा रहता है या वो गाड़ी रुकने का जो निश्चित स्थान होता है उस स्थान से गाड़ी आगे नहीं निकलनी चाहिए। सवारी गाड़ी के मामले में सुनिश्चित करना चाहिए कि सवारी डिब्बे प्लेटफॉर्म से आगे न निकल जाएं। जो भी सवारी डिब्बे हैं वो प्लेटफॉर्म से आगे नहीं निकलने चाहिए। फिर छठवां पॉइंट है कि लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह को साफ करके, यानी उल्लंघन चिन्ह को पार करके खड़ी है। उसकी गाड़ी है उल्लंघन चिन्ह, उल्लंघन चिन्ह, तो उल्लंघन चिन्ह का भी गाड़ी को ध्यान रखना है कि लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह को साफ करके पार करके खड़ी है। यदि उल्लंघन चिन्ह पार ना हो तो 3 लंबी सीटी बजा करके स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करेगा। अगर मान लीजिए उल्लंघन चिन्ह साफ नहीं है तो उल्लंघन चिन्ह साफ ना हो तो 3 लंबी सीटी बजाएगा। उल्लंघन चिन्ह साफ नहीं है तो 3 लंबी सीटी, 3 लंबी सीटी, 1 2 3, तो 3 लंबी सीटी, 2 पटरियाँ हैं, 3 लंबी सीटी बनाएंगे तब भी वो उल्लंघन चिन्ह बन पाएगा, क्योंकि उल्लंघन चिन्ह इतना ही बड़ा होता है, लंबा सा।
दो पटरी के बीच में रखा था, 3 लंबी लंब ले देते हैं, 3 लंबी, 2 पटरियाँ और एक वो उल्लंघन चिन्ह, तो 3 लंबी होगी। ये पटरियाँ भी लंबी लंबी हैं, उल्लंघन चिन्ह भी लंबा है, तो 3 लंबी चीटी। तो हम कह सकते हैं कि यदि उल्लंघन चिन्ह साफ ना हो तो 3 लंबी सीटी बजा करके स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करेगा तथा उल्लंघन लाइन पर होने वाले संचालन को रोकने के लिए सतर्क करेगा। उल्लंघन चिन्ह पर कोई भी संचालन हो रहा है उसके लिए वो स्टेशन जो कर्मी हैं उनका ध्यान आकर्षित करेगा 3 लंबी सीटी बजा करके, और ताकि जो स्टेशन कर्मी हैं उल्लंघन लाइन पर होने वाले संचालन को रोक दें और सतर्क हो जाएं। तो हम कह सकते हैं लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह को साफ करके खड़ी है। यदि उल्लंघन चिन्ह साफ ना हो तो 3 लंबी सीटी बजा करके स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करेगा तथा उल्लंघित लाइन पर होने वाले संचालन को रोकने के लिए सतर्क रहेगा। फिर 7वां पॉइंट है हमारा। 7वां पॉइंट क्या है कि स्टेशन पर रुकी हुई गाड़ी प्रस्थान के लिए स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर ऑफ करने के बाद, स्टेशन पर कोई गाड़ी रुकी हुई है और उसका स्टार्टर सिग्नल या फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, तो स्टेशन पर रुकी हुई गाड़ी के प्रस्थान के लिए स्टार्टर एवं एडवांस स्टार्टर ऑफ करने के बाद यदि किसी अन्य गाड़ी के संचालन किया जाता है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद में कोई अन्य गाड़ी का संचालन अग्रता या क्रॉसिंग किया जाता है तो स्टेशन मास्टर सिग्नलों को ऑन करेगा एवं उपलब्ध संचार के साधनों से लोको पायलट को अवगत कराएगा ताकि वह गाड़ी प्रारंभ ना करे। यदि संचार के साधनों पर संपर्क नहीं हो पाता है तो वह लिखित में इन आशय का मेमो देगा। मान लीजिए हमारी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है और स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी है और उसके लिए प्रस्थान सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल या एडवांस स्टार्टर सिग्नल को ऑफ कर दिया गया है और ऑफ करने के बाद में कोई दूसरी गाड़ी है उसको इस गाड़ी से, हमारी गाड़ी से आगे निकाला जा रहा है या क्रॉसिंग के द्वारा गाड़ी को आगे किया जा रहा है, किसी दूसरी गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है, तो स्टेशन मास्टर का ये कर्तव्य है कि या तो वो सिग्नलों को ऑन करेगा और जो भी उसके पास में उपलब्ध संचार के साधन हैं उनसे लोको पायलट को स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि वह गाड़ी को प्रारंभ न करें। यदि संचार के साधनों पर संपर्क नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर है यहाँ पर लिखित में इस आशय का मेमो देगा, इस वजह का मेमो देगा कि हम यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी है उसको आपकी गाड़ी से आगे क्रॉसिंग कराते हुए ले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, इंजन को गाड़ी से अलग करना हो तब क्या करेंगे। इंजन को गाड़ी से अलग करना, इंजन को गाड़ी से अलग करना, जब इंजन को गाड़ी से अलग करना हो तब क्या किया जाएगा। तो पहला काम देखते हैं, जब इंजन को गाड़ी से अलग करना हो, जब स्टेशन सीमा के बाहर या कहीं भी ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी हो, इंजन को गाड़ी से अलग करना है। मान लीजिए स्टेशन सीमा के बाहर की बात कर रहे हैं हम, स्टेशन सीमा के बाहर, या फिर हम बात करते हैं ग्रेडियंट की कि ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी है जहाँ पर उतार या चढ़ाव है, ग्रेडियंट। जब स्टेशन सीमा के बाहर या कहीं भी ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी की जाती है तो गार्ड की अनुमति के बिना लोको पायलट इंजन को नहीं काटेगा। अनुमति देने के पहले गार्ड सुनिश्चित करेगा कि ब्रेक यान के ब्रेक अच्छी तरीके से कस दिए गए हैं एवं अन्य सावधानी बरती जा चुकी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी गाड़ी को यानी इंजन को गाड़ी से अलग करना हो तब स्टेशन सीमा के बाहर या फिर कहीं पर भी ग्रेडियंट पर अगर गाड़ी खड़ी है या खड़ी की जाती है तो गार्ड की अनुमति के बिना कभी भी लोको पायलट इंजन को नहीं काटेगा और अनुमति देने से पहले गार्ड यह सुनिश्चित कर लेगा कि ब्रेक यान के ब्रेक अच्छी तरीके से कस दिए गए हैं और जो भी आवश्यक सावधानियां हैं वो बरत ली गई हैं या बरती जा चुकी हैं।
अब सवारी गाड़ी का इंजन है वो ब्लॉक सेक्शन में कौन कौन सी परिस्थिति में काटा जाएगा। तो सवारी गाड़ी के इंजन की बात करें, ब्लॉक सेक्शन में कौन कौन सी परिस्थिति में काटा जाएगा। एक तो आपात परिस्थिति में काटा जाएगा, जो भी इमरजेंसी कोई परिस्थिति हो गई है उसमें काटा जाएगा। पुल की जांच करने हेतु काटा जाएगा। किसकी? पुल की जांच करने हेतु। और तीसरा, जलते वाहन को अलग करने हेतु काटा जाएगा। सवारी गाड़ी में कोई वाहन में आग लग गई है तो जलते वाहन को अलग करने के लिए भी यहाँ पर, या अलग करने हेतु भी सवारी गाड़ी का इंजन है ब्लॉक सेक्शन में काटा जाएगा। तो 3 परिस्थितियों में सवारी गाड़ी का जो इंजन है ब्लॉक सेक्शन में काटा जाता है। एक तो आपात परिस्थिति में, या पुल की जांच करने हेतु, और या तीसरा है जलते वाहन को अलग करने हेतु। तीसरा हम देखें कि सवारी गाड़ी के इंजन को गाड़ी से काटने या विभाजन के पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी हम सवारी गाड़ी का इंजन है उसको काट रहे हैं या विभाजन करना चाहते हैं, सवारी गाड़ी से इंजन को अलग करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी हम देखें, पिछले और अगले ब्रेक यान, जहाँ पर भी ब्रेक यान लगा है, पिछली तरफ लगा है तो पिछला ब्रेक यान, या आगे की तरफ लगा है तो अगले ब्रेक यान के हैंड ब्रेकों को अच्छी तरीके से कस लें। तो जो भी ब्रेक यान में हैंड ब्रेक हैं उनके हैंड ब्रेक पिछले या अगले ब्रेक यान के हैंड ब्रेकों को अच्छी तरीके से कस लेना चाहिए। दूसरा, यदि सवारी गाड़ी में हाथ ब्रेक लगे हों तो उन्हें भी कस लेना चाहिए। अगर सवारी गाड़ी में कहीं पर हैंड ब्रेक लगे हैं तो उनको हमें कस लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मालगाड़ी के वैगनों के हैंड ब्रेक ठीक तरीके से कसे होने चाहिए। अगर मालगाड़ी है तो मालगाड़ी के जो वैगनों के हैंड ब्रेक हैं वो ठीक से कसे होने चाहिए। ब्रेक यान में रखे वेजेज को उतार की दिशा में रैक के अगले वाहन के पहियों के नीचे कसकर अवश्य लगा देना चाहिए, क्योंकि ब्रेक यान में क्या लगे होते हैं, वेजेज होते हैं, जो वुडन वेजेज होते हैं या आयरन वेजेज होते हैं। तो ब्रेक यान में जो वेजेज हैं, ब्रेक यान में वेजेज, तो ब्रेक यान में वेजेज को उतार की दिशा में रैक के अगले वाहन के पहियों के नीचे कस करके अवश्य लगा देना चाहिए। और यथासंभव, जितना संभव हो सके, अधिकतम एयर प्रेशर उपलब्ध करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्रेशर उपलब्ध होना चाहिए। इंजन की सहायता से गाड़ी को उतार की ओर धीरे से खींचने या धकेलने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंजन की सहायता से हमें क्या करना है, इंजन की सहायता से गाड़ी को उतार की ओर या नीचे उतार की ओर धीरे से खींचने का प्रयास करना चाहिए, उतार की तरफ है तो, या फिर धकेलने का प्रयास करना चाहिए। अगर चुनाव है तो धकेलने का प्रयास करना चाहिए। यह सुनिश्चित होने के पश्चात कि लोड इतना कस दिया गया है कि वह हिलडुल नहीं सकता। तो हम धीरे से खींचकर या धकेल कर प्रयास करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि लोड को इतना कस दिया गया है कि वह हिलडुल नहीं सकता। तो एयर प्रेशर को यहाँ पर फिर गिराया जाएगा, फिर एयर प्रेशर को गिराया जाएगा, एयर प्रेशर गिराया जाएगा और संबंधित एंगल कॉक को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जो भी संबंधित एयर कॉक है उनको बंद कर दिया जाएगा। इंजन काटने तथा उसे पुनः गाड़ी में लगाने के मध्य का समय 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी इंजन काटा है, इंजन को काटने और वापस से पुनः गाड़ी में लगाने के बीच का जो समय है वो 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। घाट सेक्शन में स्टेशनों के बीच इंजन को काटना नहीं चाहिए। घाट सेक्शन में हमें क्या करना है, स्टेशनों के बीच घाट सेक्शन में हमें इंजनों को नहीं काटना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब जलते हुए वाहन को अलग करना आवश्यक हो तो हमें क्या करना है, जलते हुए वाहन को अलग करना आवश्यक हो
तो जैसे हम पहले अधिकतम एयर प्रेशर उपलब्ध करना चाहिए, इंजन की सहायता से गाड़ी को उतार की ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे या धकेलने का प्रयास कर रहे थे, और सुनिश्चित होने के पश्चात कि लोड इतना कस दिया गया है, वह हिल डुल नहीं सकता, एयर प्रेशर गिराया जाएगा, संबंधित एंगल को बंद किए जाएंगे, वो सभी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जैसे जब जलते हुए वाहन को अलग करना आवश्यक हो और ये सारे काम करना, जैसे कि हम ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वुडन गेज हम नहीं लगा सकते या ऐसा कुछ लगाने का टाइम नहीं है या उन सभी कार्यवाही को करना संभव ना हो, तो गार्ड एवं लोको पायलट है ब्रेक यान में रखे वेजेज को समुचित रूप से उपयोग लाना होगा। जैसे भी वो जहाँ भी लगाना चाहें वुडन गेजेज को वो उपयोग में ला सकते हैं, जिससे गाड़ी के हिस्से लुढ़क करके आपस में ना टकराएं। इस तरीके से वो गेजेस को लगा सकते हैं ताकि गाड़ी के जो हिस्से हैं वो लुढ़क करके आपस में ना टकराएं। तो यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार जलती गाड़ी है तो जलती गाड़ी में समय को ध्यान रखते हुए आवश्यकता के अनुसार हैं वुडन गेजेस लगाए जा सकते हैं, जो भी गेजेस हैं वो लगाए जा सकते हैं।